वियतनाम में अमेरिकियों पर क्या गुजरी? 71 में चीन पाकिस्तान की मदद क्यों ना कर सका? क्या आप जानते हैं चीन और भारत में 1962 के बाद भी जंग हुई? यह क्या कहानी थी? अमेरिका ने चीन को रूसी एटम बमों से कैसे बचाया? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और हिस्ट्री ऑफ चाइना फ्यून से सी पैक तक में हम आपको यही सब दिखाएंगे। फ्रांस में एक बावर्ची था जो पेस्ट्रियां बनाता था। जब पहली जंग अजीम के खात्मे पर अमेरिकी सदर विल्सन सुलह के मुआहदे के लिए फ्रांस पहुंचे तो इस बावर्ची की उम्मीदें जाग उठीं। वो अमेरिकी सदर से मिलना चाहता था, लेकिन जाहिर है अमेरिकी सदर एक आम बावर्ची से क्यों मिलते। लेकिन काश उन्हें इल्म होता कि आज का आम सा बावर्ची आने वाले बरसों में अमेरिकियों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। यह वही बावर्ची था जिसने 40 साल बाद वियतनाम की जंगे आजादी में फ्रांस और अमेरिका दोनों को शिकस्त दी, जिसकी बदौलत वियतनाम ने फ्रांस से आजादी हासिल की और यह बावर्ची दुनिया भर में शोहरत पा गया। यह वियतनाम की आजादी का हीरो हो ची मिन्ह था। हो ची मिन्ह अपनी कौम को फ्रांस के 70 साल कब्जे से आजादी दिलवाना चाहता था और इसके लिए इसे जंग अजीम दोम के खात्मे तक इंतजार करना पड़ा। जंग के बाद इसने अपने हमवतनों को मुत्तहिद किया और फ्रांस के मुकाबले पर निकल खड़ा हुआ। हो ची मिन्ह की फौज ने एयरफोर्स और जदीद असले के बगैर ही 1954 में फ्रांस के अहम तरीन अड्डे डियान बिन फू पर कब्जा भी किया और 12,000 से ज्यादा फ्रांसीसी फौजियों से हथियार भी रखवा लिए। इस जबरदस्त फतह ने शिमाली वियतनाम को फ्रांसीसी साम्राज्य से आजादी दिलवा दी, लेकिन फ्रांसीसी हुकूमत ने अपनी नाकामी का क्रेडिट चीन को देते हुए कहा कि यह लड़ाई वियतनाम की नहीं, चीन की फतह है, क्योंकि ये माओ ही थे जो वियतनाम की मदद के लिए असलहा और फौज भेज रहे थे। माओ ज़ेतुंग जब चीन के हुक्मरान थे तो यह वो दौर था जब दुनिया के बेशतर ममालिक अमेरिका और सोवियत रूस की प्रॉक्सी जंगों का मैदान बने हुए थे। रियासतों का टूटना, मुंतखब हुक्मरानों का कत्ल होना और फौजी डिक्टेटरों का इक़्तिदार पर कब्जा करना आम बात थी। यह ऐसा माहौल था जिसमें चीन को भी चाहते ना चाहते हुए कई जंगों में कूदना पड़ा या किसी को सपोर्ट करना पड़ा। यही वजह थी कि इनकलाब के बाद कोरिया, ताइवान, भारत और वियतनाम कई महाजों पर चीन बरसरे पैकार नजर आता है। हत्ता कि चीन को भारत के खिलाफ 65 और 71 की जंगों में किसी न किसी सतह पर पाकिस्तान का साथ भी देना पड़ा। कोरिया और भारत की जंगों में चीन ने अपनी ताकत का लोहा तो मनवा लिया था, लेकिन इसकी राह का एक बहुत बड़ा कांटा अभी बाकी था। आप हिस्ट्री ऑफ चाइना की पिछली किस्तों में देख चुके हैं कि अमेरिका ने कोरिया और ताइवान की जंगों के दौरान चीन को एटमी हमले की धमकी दी थी। उस वक्त से चीन खामोशी से एटमी ताकत बनने की तरफ गामजन था। 17 अक्टूबर 1964 को चीन ने पहला एटमी धमाका कर दिया और अमेरिका की एटमी धमकियों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर ली। चीन एटमी ताकत तो बन गया था, लेकिन वियतनाम में जंग के बादल मंडला रहे थे। वजह यह थी कि फ्रांस की शिकस्त के बावजूद वियतनाम का सिर्फ शिमाली हिस्सा आजाद हुआ था, जिस पर हो ची मिन्ह ने अपनी कम्युनिस्ट हुकूमत बना ली थी। अब रह गया जनूबी हिस्सा, तो यहां अमेरिका ने कम्युनिज्म रोकने का बहाना बनाकर अपनी कठपुतली हुकूमत बना ली। अब जनूबी वियतनाम में अमेरिका की मर्जी की हुकूमत थी जो शिमाली वियतनाम के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ हो ची मिन्ह हर सूरत में वियतनाम को मुत्तहिद करना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने अपनी गुरीला फौज जनूबी वियतनाम में दाखिल कर दी ताकि इसे ताकत के जोर पर अमेरिकी कंट्रोल से छीन लिया जाए। यूं कोरिया वाली कहानी अब वियतनाम में दोहराई जाने लगी। जनूबी वियतनाम की फौज और शिमाली वियतनाम की गुरीला फोर्सेस में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। इस जंग में अमेरिका जनूबी वियतनाम को जदीद असलहा, फौजी तरबियत और मुशावरत फराहम कर रहा था। जब जनूबी वियतनाम में हालात बहुत खराब हो गए तो नवंबर 1963 में अमेरिकी CIA ने अपने इत्तेहादी जनूबी वियतनाम के सदर को कत्ल करवाकर वहां फौजी हुकूमत कायम करवा दी। इस कार्रवाई की मंजूरी अमेरिकी सदर जॉन F कैनेडी ने खुद दी थी। यह और बात है कि इस कार्रवाई के सिर्फ 2 हफ्ते बाद 22 नवंबर को कुछ गोलियां चलीं और जॉन F कैनेडी भी जान से चले गए। आज भी यह साजिशी थ्योरी दोहराई जाती है कि जॉन F कैनेडी को उन अमेरिकियों ने हलाक करवाया था जो वियतनाम में बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौज भेजना चाहते थे और कैनेडी ऐसा नहीं चाहते थे। चुनाचे उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। हम नहीं कह सकते हकीकत क्या है, बहरहाल ये भी एक थ्योरी है।
किस्सा कुछ भी हो, लेकिन केनेडी के रास्ते से हटते ही जॉनसन अमेरिकी सदर बने। जब जॉनसन व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तो जनूबी वियतनाम में अमेरिकी फौज मौजूद नहीं थी। वहां सिर्फ अमेरिकी एडवाइजर ही काम करते थे। लेकिन जॉनसन ने अमेरिकी फौज को जनूबी वियतनाम में दाखिल कर दिया। फौजी मुदाखलत के लिए जॉनसन ने यह बहाना बनाया कि 4 अगस्त 1964 की रात शिमाली वियतनाम की नेवी ने 2 अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमला किया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला था, और वो ये कि 4 अगस्त की रात अमेरिकी जहाजों पर कोई हमला नहीं हुआ था। अमेरिकी सदर झूठ बोल रहे थे। 1965 तक अमेरिकी फौज बड़ी तादाद में जनूबी वियतनाम में दाखिल हो चुकी थी। अमेरिका ने शिमाली वियतनाम के गोरीलों पर बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी एयरफोर्स चीफ कर्टिस ली मै तो यहां तक कह रहे थे कि वो वियतनाम को पत्थर के दौर में धकेल देंगे। शायद ये उनका तकिया कलाम है, इसीलिए ऐसी बातें अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले के वक्त भी की थीं। अमेरिका शिमाली वियतनाम पर हमलावर तो हो गया था, लेकिन शिमाली वियतनाम और चीन दोनों ही इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार थे। चीन की मदद से हो ची मिन्ह ने जनूबी वियतनाम में अपनी गुरीला फौज को और भी एक्टिव कर दिया। ये गुरीला फौज वियतकॉन्ग कहलाती थी और इसे मदद मिलती थी शिमाली वियतनाम की फौज से, जो नॉर्थ वियतनाम आर्मी कहलाती थी। यूं 1965 के आखिरी महीनों में अमेरिका, वियतनाम और चीन की गैर एलानिया जंग शुरू हो गई। अगरचे इस वक्त चीन और सोवियत रूस के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन रूस ने भी अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए फिर चीन से हाथ मिला लिया। रूस ने शिमाली वियतनाम को जदीद असलहा और पायलट भी फराम किए। अमेरिका ने शिमाली वियतनाम पर बमबारी की इंतहा कर दी। सड़कें, पुल, डैम, आबादियां, हत्ता के मुहाजिर कैंप तक तबाह कर दिए। इस दौरान 2 अमेरिकी बमबार तैयारे चीन में भी घुसे, लेकिन चीन ने इनमें से एक तैयारा मार गिराया जबकि दूसरा भाग गया। फिर अमेरिकी तैयारों को चीन का रुख करने की जुर्रत नहीं हुई। दूसरी जानिब बमबारी में फंसे वियतनामियों के पास एक ऐसी चीज थी जिसका अमेरिका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इनके पास था घना जंगल। वियतनामी गुरीले इन जंगलों में छुपकर अमेरिकियों को निशाना बनाते थे। यही नहीं, जब सड़कों पर अमेरिकी बमबारी हद से बढ़ गई तो वियतनामियों ने अपनी सप्लाई लाइन भी जंगल में बना ली। वियतनामी गुरीलों ने जंगलों के अंदर सुरंगें खोद ली। वो इन सुरंगों की मदद से शिमाली वियतनाम से असलहा, खाना और जंगजू जनूबी वियतनाम में ले आते थे। वियतनामी फोर्सेस चीन की मदद से अमेरिकियों पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस दौरान चीन के सामने एक और महाज खुल गया। 1967 में चीन इंडिया के अरुणाचल बॉर्डर पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर गोलाबारी की। यह गोलाबारी 4-5 रोज तक जारी रही। चीन ने भारत के खिलाफ एयरफोर्स इस्तेमाल करने की धमकी भी दी। भारत दावा करता है कि इसने चीन का हमला नाकाम बनाकर इसके 400 फौजियों को हलाक किया, जबकि इसके अपने सिर्फ 88 फौजी मारे गए। जबकि चीन कहता है कि दोनों मुल्कों के 100 से भी कम फौजी मारे गए, लेकिन चूंकि ये लड़ाई सिर्फ गोलाबारी तक महदूद रही, जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ और कोई इलाका भी फतह नहीं हुआ, इसलिए इस झड़प को ना तो जंग कहा जा सकता है और ना ही किसी मुल्क को मुकम्मल फातेह करार दिया जा सकता है। चीन चूंकि वियतनाम में मसरूफ था, इसलिए वो भारत के साथ बड़ी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता था और ये मामला वहीं खत्म हो गया। चीन और भारत का महाज तो ठंडा पड़ गया, लेकिन वियतनाम की जंग तो अभी गर्म हो रही थी। जनवरी 1968 में शिमाली वियतनामियों ने जनूबी हिस्से पर एक हमला शुरू किया, जिसे टेट ऑफेंसिव कहा जाता है। वियतकॉन्ग के गुरीले एक ही दिन 100 शहरों और कस्बों में दाखिल हो गए और फिर एक खौफनाक जंग हुई। जनूबी वियतनाम के दारुल हुकूमत साइगोन में अमेरिकी सिफारतखाना मैदान जंग बन गया। अमेरिकी गनशिप हेलीकॉप्टरों की शदीद फायरिंग से हमलावर मारे गए और सिफारतखाना महफूज रहा, लेकिन जंग की वजह से पूरा जनूबी वियतनाम जैम हो चुका था। टेट ऑफेंसिव पूरे 1 साल तक वक्फे से जारी रहा। अगरचे अमेरिकी फौज ने आखिरकार इस हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया, लेकिन जब जंग में मारे जाने वाले अमेरिकी फौजियों की तस्वीरें और लाशें धड़ाधड़ अमेरिका पहुंचने लगीं, तो वहां कोहराम मच गया। अमेरिकी जंग के खिलाफ मुजाहरे करने लगे, लेकिन जंग की मुखालफत की सिर्फ यही वजह नहीं थी। बहुत से लोगों के लिए शायद ये नई बात हो, लेकिन इस दौर में अमेरिका में कॉन्स्क्रिप्शन यानी लाजमी फौजी खिदमत का कानून नाफिज था।
हुकूमत किसी भी शहरी को मैदान जंग में भेज सकती थी, इनकार करने वाले को जेल भेजा जाता था। मशहूर जमाना बॉक्सर मोहम्मद अली को भी वियतनाम जंग में शिरकत से इनकार पर जेल जाना पड़ा था। अमेरिका के वियतनाम में 5.5 लाख फौजी मौजूद थे, जिन्हें बारी बारी वापस बुलाकर इनकी जगह नए लोग भेजे जाते थे। इस तरह लाजमी फौजी खिदमत के कानून के तहत वियतनाम जंग में 25 लाख अमरीकियों ने हिस्सा लिया। ये अमरीकी चूंकि रेगुलर फौजी नहीं थे, चुनाचे वो जंग से जल्द ही नफरत करने लगे। ये लोग वतन वापस जाकर जंग की ऐसी ऐसी हौलनाक दास्तानें बयान करते थे कि अवाम और भी भड़क उठते। जंग के खिलाफ ऐसा माहौल बन गया था कि अमरीकी सदर जॉनसन को अगले इलेक्शन में अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगी। उन्होंने आइंदा सदारती उम्मीदवार ना बनने का ऐलान कर दिया। ट्रूमैन के बाद वो दूसरे अमेरिकी सदर थे जिन्हें एक ऐसी जंग की वजह से गैर मकबूल होकर सदारती इलेक्शन से पीछे हटना पड़ा जिसमें चीन भी शरीक था। नवंबर 1967 में जब सदारती इलेक्शन हुए तो रिचर्ड निक्सन अमेरिका के नए सदर बन गए। निक्सन ने इलेक्शन से पहले अमेरिकी अवाम से वादा किया था कि वो वियतनाम की जंग खत्म कर देंगे। अमेरिकी तारीख में ये एक तरह की रिवायत ही रही है कि एक सदर जंग शुरू करके शोहरत कमाता है और दूसरा जंग खत्म करने के नाम पर वोट लेकर व्हाइट हाउस की चाबी हासिल करता है। वियतनाम जंग के दौरान भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जब निक्सन ने हुकूमत संभाल ली तो ना सिर्फ ये कि वो वियतनाम जंग खत्म करने के वादे से मुकर गए, बल्कि वियतनाम के हमसाया मुल्क कंबोडिया में एक नया महाज भी खोल लिया। निक्सन का कहना था कि वियतनामी गुरीले कंबोडिया से अपनी सप्लाई लाते हैं, इसलिए वहां हमला करना जरूरी है। लेकिन अब अमेरिकी अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खास तौर पर तलबा सड़कों पर निकल आए। शहर शहर मुजाहरे होने लगे, जिन्हें कुचलने के लिए फौज बुलाना पड़ी। 4 मई 1970 को वॉशिंगटन की केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में अमेरिकी फौजियों ने 2 तालिबात समेत 4 तलबा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अमेरिकी सड़कों पर लाशें पड़ी थीं और अमेरिकी अवाम जंग की तपिश अपने घर में महसूस कर रहे थे। मुजाहरे और तेज हो गए और आखिर निक्सन को घुटने टेकना पड़े। उन्होंने वियतनाम से पीछे हटने का फैसला तो कर लिया, लेकिन तब तक अमेरिका में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। अमेरिका समझ गया था कि जब तक वो चीन को अपने साथ नहीं मिलाएगा, वो सोवियत रूस की ताकत खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कोरिया हो या वियतनाम, हर जगह अमेरिका का बराह रास्त सामना सिर्फ चीन से ही हो रहा था। अमेरिका अब चीन से दोस्ती करना चाहता था, जिसके लिए इसे एक मौका भी मिल गया। हुआ यूं कि रूस और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े ने दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली। बात इतनी बढ़ गई कि सोवियत रूस ने फैसला किया कि वो चीन पर एटम बम फेंक कर इसे तबाह कर देगा। रूस ने अमेरिका से कहा कि वो इस मामले में गैर जानिबदार रहे, लेकिन अमेरिका ने इनकार करते हुए धमकी दी कि अगर चीन पर हमला हुआ तो अमेरिका 130 रूसी शहरों पर एटमी मिसाइल फायर कर देगा। चुनांचे ये मामला ठंडा पड़ गया। अब अमेरिका ने खुफिया मंसूबाबंदी की और चीन तक रसाई के लिए पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। चुनांचे जुलाई 1971 में पाकिस्तान से एक तैयारा उड़ा और चीन जा पहुंचा। इस तैयारे में हेनरी किसिंजर सवार थे। उन्होंने चीनी हुकाम से मुलाकात की, फिर वो लौट आए और 3 माह बाद अक्टूबर में चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत भी मिल गई और सलामती कौंसिल की मुस्तकिल सीट भी। अमेरिका ने बज़ाहिर चीन के हक में वोट नहीं दिया, लेकिन इसके अहम तरीन इत्तेहादी बरतानिया, कनाडा और इसराइल चीन का साथ दे रहे थे, जिससे यह तासुर मजबूत हुआ कि चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत दिलवाने में बहरहाल अमेरिका का ही हाथ है। इस वाक़े के 2 बरस बाद 1973 तक अमेरिकी फौज वियतनाम से निकल चुकी थी। शायद इसकी वजह यही थी कि अमेरिका और चीन के आलमी मफादात एक होते जा रहे थे और उन्होंने वियतनाम में प्रॉक्सी वॉर खत्म करने का कोई खुफिया मुआहिदा कर लिया था। हकीकत जो भी हो, लेकिन हुआ ये कि 1975 में शिमाली वियतनाम ने जनूबी वियतनाम पर कब्जा कर लिया और वियतनाम की जंग खत्म हो गई। वियतनाम फ्रांस के कब्जे और खाना जंगी से आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के हीरो हो ची मिन ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहे थे। वियतनाम की जंग अमेरिकी तारीख की अब तक की वाहिद शिकस्त है। अमेरिका ने इस जंग के बाद लाजमी फौजी खिदमत का कानून भी खत्म कर दिया। अब हर जंग में रेगुलर अमेरिकी फौज ही लड़ती है और यही वजह है कि अब अमेरिका एयरफोर्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो ज्यादा हलाकतें अफोर्ड नहीं कर सकता।
वियतनाम की जंग में 3,20,000 चीनी फौजी शरीक हुए थे, ताहम इनकी हलाकतों की तादाद बहुत कम रही। तकरीबन 4,000 चीनी फौजी मारे गए, जबकि अमेरिका के 58,000 फौजी हलाक हुए। सबसे ज्यादा नुकसान वियतनाम ने भुगता, जिसके 30 लाख लोग मारे गए। लाखों लोग कश्तियों में वियतनाम से फरार होते हुए समंदर में डूब गए। यह भी कहा जाता है कि कंबोडिया में भी अमेरिकी बमबारी से कोई 20 लाख लोग हलाक हुए। बहरहाल वियतनाम की जंग में तो चीनी इत्तेहादियों की फतह हुई और जंग खत्म हो गई, लेकिन वियतनाम के बरक्स 71 की पाक भारत जंग में चीन पाकिस्तान की कोई मदद ना कर सका। इसकी दो वजूहात थी। एक वजह तो यह थी कि चीन भारत बॉर्डर पर बर्फबारी की वजह से चीन के लिए भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई मुश्किल थी, जबकि दूसरी वजह यह थी कि रूस ने यह धमकी भी दी थी कि अगर चीन ने जंग में पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की तो रूस भी जंग में कूद पड़ेगा। चुनांचे चीन खुलकर भारत के खिलाफ जंग शुरू ना कर सका और यह जंग पाकिस्तान के टूटने पर खत्म हुई। इसी दौरान अमेरिका ने 71 में रूस का अहम तरीन इत्तेहादी चीन तोड़ लिया था। अब रूस आलमी सियासत में तन्हा था। 8 साल के अंदर अमेरिका ने सोवियत रूस को अफगान जंग में उलझाकर आखिरकार इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगरचे बहुत से लोग इस कामयाबी को अमेरिका और अफगानिस्तान की कामयाबी करार देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान में से कोई एक मुल्क भी इस जंग का हिस्सा ना होता तो सोवियत रूस कभी ना टूटता। सोवियत रूस की शिकस्त के साथ सर्द जंग भी खत्म हो गई, लेकिन 71 के बाद जब तक सर्द जंग जारी रही, रूस और चीन एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। इस दौरान चीन ने अपने पुराने इत्तेहादी वियतनाम पर भी हमला कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? माओ की मौत के बाद चीन पर क्या गुजरी? चीन में एक और इनकलाब आ गया। ये नया इनकलाब क्या था? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन अगली किस्त में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अवामी जमहूरिया चीन कैसे बना, तो यहां क्लिक कीजिए। और अगर आप शेर मैसूर की शहादत के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां क्लिक कीजिए।